नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं मेरे संग की औरतें पाठ, जिसको कि लिखा है मृदुला गर्ग जी ने। मृदुला गर्ग जी के द्वारा ये एक संस्मरण लिखा गया है। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे मृदुला गर्ग जी ने अपनी माँ के बारे में, अपनी नानी के बारे में, अपनी दादी के बारे में बताया। ये सारी बातें आप इससे पहली वाली वीडियो में सुन चुके हैं। अब इसके आगे का हम पाठ आपको पढ़ाते हैं। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, यह कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी, जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मैं इतना रोई। मेरी उम्र उस समय 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा दिया। काराम कारामजोव ब्रदर्स कारामजोव एक उपन्यास है, वो पकड़ा दिया। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, मतलब शौक था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। यानी कि उस किताब को पढ़ते पढ़ते लेखिका को इंटरेस्ट आने लगा। उस वक्त ब्रदर्स कारम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब इतनी समझ में आई कि अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गडमड हो गए। कितना पहली उसके बाद पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय, जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा, मेरे लेखन में एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन। मेरा नाटक वह नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां, वे कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। देखिए, समझ में आया होगा आपको कि जब 15 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा था, तो ये 9 साल की थी उस समय, और इनको टाइफाइड हुआ था। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। अब डॉक्टर उनके नाना जी के दोस्त थे, तो उनकी बात तो माननी ही थी। पिताजी ने कहा कि ठीक है भाई, इनको नहीं जाने दिया जाएगा। तो घर के सारे लोग चले गए, बेचारी ये रोती रह गई। तो पिताजी ने देखा कि बहुत रो रही है, तो उन्होंने एक उपन्यास ला करके लेखिका को दे दिया। अब लेखिका ने जब वो उपन्यास पढ़ने बैठी, उन्होंने देखा और कोई चारा तो है नहीं, रोना धोना भूल करके बैठी उपन्यास पढ़ने। लेकिन वो उपन्यास उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो उसको पढ़ती ही चली गई, भूल गई बिल्कुल कि मुझे कहीं जाना भी था। और फिर वो उपन्यास को कई बार उन्होंने पढ़ा, और वो उपन्यास उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। देखिए, जैसे इनकी माँ थी, इनकी नानी थी, इनकी दादी थी, उसी तरह से ये चारों भी हुई। चारों बहनें जो थी, 5 बहनें थी ये, ठीक है। तो ये भी अपना लीक से हटकर चलने में विश्वास रखती थी। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। क्या नाम था उनका? मंजुल भगत, जो इनसे बड़ी थी, जिनके लिए मन्नत मांगी गई थी। घर का नाम था रानी।
दो नाम थे उनके, पहला नाम था मंजुल भगत और घर पे उनको रानी कहकर बुलाते थे सब। बाहर का नाम मंजुल, ले फिर लेखिका का अवतार हुआ, यानी लेखिका का जन्म हुआ। मंजुल भगत क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। मंजुल नाम क्या था इनका, मंजुल, लेकिन मंजुल भगत क्यों कहते थे, क्योंकि इनके पति का नाम भगत के जुड़ा हुआ था, इसलिए इनका नाम मंजुल भगत पड़ा। ठीक है, दूसरे नंबर पर थी मैं, कौन, यानी लेखिका, जिसका नाम क्या था, मृदुला गर्ग। घर का नाम उमा और बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका का नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया, उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगा पंथी घर घुसू क्यों हो। मन्नू भंडारी वो भी एक बहुत जानी मानी लेखिका रही है और उन्होंने भी आजादी के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाई है। तो उनका नाम, उनका हवाला देकर के इनसे पूछा जाता था कि भाई वो तो इतनी बड़ी लेखिका थी, लेखिका भी थी और क्रांतिकारी भी थी, तुम क्यों घर में घुसे बैठे रहते हो, नाम क्यों बदल लिया अपना। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते होते कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के दो दो नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी। अब देखिए, इनकी 3 जो बड़ी बहनें थी उनके दो दो नाम थे। पहली का नाम था, पहली बहन का नाम भी दो, उसके भी दो थे, घर में रानी कहते थे और बाहर उनको कहते थे मंजुल। ठीक है, दूसरी ये थी, इनका नाम था मृदुला और घर में इनको उमा कहते थे। अब तीसरी बहन इनकी हुई, जिसका नाम था, इसका नाम था, घर का नाम था गौरी। ठीक है, मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का नाम है चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए, इसलिए बस एक वही लेखिका नहीं थी इनके घर में। खैर, उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने में सुनी थी कि उसका उनका एक ही एक नाम रखा। 3 बेटियों के बारे में जब उन्होंने दो दो नाम रखे तो लोगों ने बड़ा चिढ़ाया उनको, तो इसलिए उन्होंने जब चौथी और पांचवी बेटी हुई तो उनका एक ही एक नाम रखा, जिसका नाम था, चौथी बेटी का नाम था रेणु और पांचवी का था अचला। ठीक है, 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। अचला कौन थी, ये अंग्रेजी साहित्य अंग्रेजी में लिखा करती थी। पर राजीव फिर हिंदी के हवाले, वो हिंदी के लेखक बन गए। कौन थे राजीव, इनके सबसे छोटे भाई। 5 बहनों के एक भाई। हम 4 लिखते थे और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मेरे मेरे को कोई पढ़ता ही नहीं है। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2 4 नहीं होना पड़ता था। खैर, मैं अपनी नहीं, उन और देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई थी। कौन, उनकी बड़ी बहन, और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो। समझ में आता है, जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम सैर, तो गैर लेखिका बहनें सवा सैर। हम शेर तो लेखिका बहन, गैर लेखिका जो नहीं लिखती थी वो सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। देखिए कैसी थी ये रेणु, बहुत जिद्दी टाइप की थी। तो रेणु और अचला जो है वो गाड़ी से वापस आती थी, लेकिन भरी दोपहरी में जब गाड़ी उन्हें लेने जाती तो रेणु जो थी उसमें बैठने से इनकार कर देती थी। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है। वो कहती थी तुम अपने आप को बड़ा भारी ऊंचा दिखाने के लिए ऐसा करते हो, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी।
अब पिताजी तो लाड में आकर भेजते थे, गाड़ी की मेरी बेटियां पैदल क्यों चल कर आए। ठीक है, पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड का भी, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग होने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिताजी काफी कुड़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तर बतर खारमा खारमा, मतलब धीरे चलती चलती आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया का पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। देखिए, इतनी जिद्दी थी कि एक बार उसको चुनौती दे दी कि तुम जरा जनरल थिमैया का फोटो मंगवा के दिखाओ। तो उन्होंने क्या करा कि उन्हें पत्र लिख दिया और उनका फोटो मंगवा ही लिया। जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था, पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। और क्या थी ये कि इम्तिहान नहीं देना चाहती थी, ये कहती थी नॉलेज प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं हम, इम्तिहान देने के लिए नहीं। इम्तिहान क्यों दे, स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वो अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं देती इम्तिहान। हमने तरह तरह से तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। माँ ने तो पिताजी को ऊपर छोड़ दिया कि जाओ पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा कि नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। पिताजी ने समझाया भाई। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता है। क्या है वो तर्क? कहा बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूं करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही है, इसलिए बिना किसी मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहते हैं, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। कोई सेंट देता है उसे तो क्या कहती है कि मैं तो नहाती हूँ। तो इतनी जिद्दी टाइप की थी इनकी बहन, जो चौथे नंबर की थी, जिनका नाम रेणु था। समझ में आ गया आपको रेणु के बारे में? अब ये तीसरे नंबर की बहन के बारे में बता रही है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। सब लीक से हटकर चलने वाली बहनें थी। ठीक है, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। जिन्हें वो पढ़ाती थी उसके ज्यादा अंक आते थे, उसके कम आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता है। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। उसने आगे बात खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में हथियार डाल दिए, इसलिए उसने उससे शादी कर ली। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रचा नहीं, इसलिए मंजिल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। अचला लिखती नहीं थी, लेकिन वो भी लिखने का रोग उसे भी लग गया। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। ठीक है, परंपरागत तरीके से तो नहीं चला पाई है, इनकी माँ भी ऐसी ही थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने हर नियम को लागू वैसे ही किया जैसे कि लोग बाग करते थे। यानी कि शादी एक बार की तो देखो उसे कायम रखा, तोड़ा नहीं उसे। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी होकर चली हो, डूबी नहीं। शायद इसलिए ही, जैसे मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता।
घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। ठीक है, उन्होंने कहा भाई क्यों आदमी की आदतें बदली जाए, जैसे भी जीना है जी लो, अपना अपनी मर्जी से जियो अपने घर में, वो ज्यादा सही है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर, कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, अब मंजुला गर्ग की हो रही है। शादी के बाद बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दबड़ों में बैठते, अलग अलग जगह पर बैठ करके पिक्चर देखते थे, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, इतना वहां पर पर्दा प्रथा थी। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। देखिए, साल ये भी हार मानने वालों में नहीं थी। जहां पर पति पत्नी एक साथ बैठ करके पिक्चर नहीं देख सकते, वहीं पर इन्होंने इस तरह की बातें करी कि एक औरत दूसरे मर्द के साथ में नाटक करने के लिए राजी हो जाए। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया। अकाल राहत कोष मतलब जहाँ पर सूखा पड़ जाता है या बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ गया, तो वहां पर राहत देने के लिए इन्होंने वहां पर पैसा इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक में और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंची। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। अब देखिए परेशान हो गई है कि यहाँ पर तो ढंग का कोई स्कूल ही नहीं है, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो लोगों से राय की, पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। इन्होंने क्या करा कि जब देखा बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, तो इन्होंने वहाँ के कैथोलिक बिशप जो थे उनसे कहा कि भाई एक स्कूल यहाँ पर खोल दिया जाए, हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए। पहले उन्होंने कहा कि चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए कहा, अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे। इसरार मतलब आग्रह जारी रखा कि भाई दूसरे लोग बच्चों को भी दो, कोई जरूरी थोड़ा क्रिश्चियन बच्चों को ही शिक्षा मिले, गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी कोई शिक्षा दी जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है हम कोशिश कर लेंगे, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वे स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलता रहेगा। अब देखिए क्या शर्त रख दी उन्होंने कि वे 100 वर्षों तक स्कूल चलना चाहिए, पहले ये हमें यकीन दिलाओ। अब इन्हें गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बगैर भी बारे में यकीन नहीं दिला। उसने कहा कि छोड़ दो स्कूल की बातों, स्कूल के लिए 100 वर्ष तक चलेगा ये कैसे कह सकते हैं, यहाँ तो किसी के बारे में भी यकीन नहीं करा जा सकता कि वे अगले 100 वर्षों तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी। अब देखिए वे सबसे इनकी थोड़ी सी नोकझोंक हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चों को पढ़ाने की तो आपकी परेशानी है, मेरी थोड़ी ना, मैं तो नहीं खोलता जाओ स्कूल। अब बात तो कड़वी थी, 100% सच, लेकिन सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी हिंदी कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी, और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग खयात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। दिल्ली की खासियत ये रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा अब भी होता है और 40 के दशक में भी होता था, जब का ये संस्मरण है, 40 के दशक का संस्मरण है ये। तब भी वहां पर दिल्ली में यही हालत थी और आज भी यही है। पुल के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस
कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों में के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई थी। ये अपनी याद बता रही है। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने बहुत समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था। स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा था। हुआ रेणु तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था, पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर, कितने मील, 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद ही निकला। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंची। सबने कहा, हमने तो पहले ही कहा था भाई, क्यों गई थी स्कूल, इतना पानी बरसा तो स्कूल बंद ही होगा। लेकिन उसने क्या कहा? लेकिन उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? बहुत जिद्दी थी। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो ये लेखिका सोच रही थी। तो ये सब कुछ उसने अपनी बहनों के बारे में, अपनी नानी के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपने बाबा के बारे में, सॉरी अपने नाना के बारे में और उनके दोस्त के बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया। यही इसका पाठ का नाम भी है, मेरे संग की औरतें। कैसे ये सारी औरतें जो इनकी लेखिका के घर की थी, वो कैसे लीक से हटकर चलती थी और परंपरा को भी निभाती थी। तो आशा है समझ में आ गया होगा आपको ये पाठ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।